नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ये गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस में से पहला है। हम ये पहला एप्लीकेशन उसका पढ़ने जा रहे हैं। सब ध्यान से समझना, सुनो ध्यान से, ये आपको मिल जाएगा बुक में। ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है। देखो यहाँ पे ये देखो लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, एल बोल देता हूँ मैं, और इसको हम प्लस चार्ज दिए। कौन सा चार्ज दिए? प्लस चार्ज दिए। ठीक है, तो इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी पता करनी है, कैलकुलेट करनी है। पॉइंट पी पर इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी पता करनी है ना, उस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ या उस पॉइंट को अपने में रखता हुआ आपको एक क्लोज्ड सरफेस की कल्पना करनी है। किसकी कल्पना करनी है? क्लोज सरफेस की। ठीक है, ओके। सो पॉइंट पी से गुजरता हुआ एक क्लोज सरफेस की कल्पना कर रहे हैं, और वो क्लोज्ड सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। कौन से सरफेस की तरह? गॉसियन सरफेस मतलब जिस सरफेस के लिए हम गॉस थ्योरम लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको बताया हूं मैं कि गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं एक क्लोज्ड सरफेस ले रहा हूँ, आर को रेडियस माना, आर को क्या माना? और ये जो एल दिया है उसको एक्सिस माना। ठीक है, ध्यान रहे एक बात हम याद रखना, ये जो वायर है उसको हम एल कह रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है? इन्फिनाइट, यानी कि अंतहीन है। क्या है ये? और सुनो, अब पी से होकर जाता हुआ हम एक सिलेंडर की कल्पना कर रहे हैं। ये ऐसे और ये ऐसे और ये नीचे और ये ऐसे, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला एक्सिस ना एकदम बीच में होना था। मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट भी ज़्यादा दूर नहीं लेता, ये ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझो। कितने लंबाई वाले सिलेंडर की कल्पना की है सर? स्मॉल एल। स्मॉल एल, जिस सिलेंडर की आपने कल्पना, जिस सिलेंडर को आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो सिलेंडर आपने बनाया है वो क्लोज्ड सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और उस सिलेंडर का लेंथ आपने एल लिया है, स्मॉल एल लिया है, और उसकी रेडियस कितनी ली है? आर ली है। समझ में आ रहा है? अब सुनो, क्योंकि ये जो तार है जिस पे प्लस चार्ज है, उसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर परपेंडिकुलरली ऐसे होगी, जैसे उस पिछले वाले में भी थी, इसमें भी ऐसे होगी। ठीक है, तो ई की डायरेक्शन उधर होगी, परपेंडिकुलर इधर उस तरफ। ठीक है, अब सुनो, अब हम एक बात यहाँ पे ये करने वाले हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेंडर बनाया जो कि क्लोज्ड सरफेस के रूप में आपको दिख रहा है, सिलेंडर बनाते ही साथ हमको सिलेंडर के 3 सरफेस नजर आ रहे हैं। कितने सरफेस? जैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए मानो सिलेंडर है, तो कोई भी सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं। एक ऊपरी सर्कुलर सरफेस हो गया, एक निचला सर्कुलर सरफेस हो गया, और ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एक सरफेस मानोगे इसका, क्योंकि कहीं भी बटा हुआ नहीं ना, पूरा जुड़ा हुआ है एक साथ, तो ये कर्व सरफेस हो गया, है ना। ये कर्व सरफेस एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों का मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, नाम दे देता हूँ। ऊपर वाले सरफेस को मैं बोल देता हूँ S1, ये S1 उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, नीचे वाले सरफेस की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, H2 कह देता हूँ, S1, और ये जो कर्व सरफेस है उसको कह देता हूँ S3। क्या कह देता हूँ? ये S3। अब इसकी डायरेक्शन आप कैसे बनाए सर वो भी बता दो। तो मैं आपको बताया था कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, बताओ। किसी भी एरिया, हाँ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या आप उसको ऐसे बोलिए कि सबसे पहले तो हमने बताया था कि किसी भी एरिया का जो डायरेक्शन है वो उस एरिया का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यानी कि एग्जांपल के लिए जैसे ये एरिया है, ये मैंने कोई शीट ले लिया, कोई एरिया ले लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये ऐसे बाहर,
परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ बोल सकते हो। एरिया ऐसे रखूंगा तो इधर, आप अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आपकी तरफ होगी। अगर मैं एरिया ऐसे रखूंगा, मैं एरिया को ऐसे देख रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन मुझ तरफ होगी, जिस तरफ ऑब्जर्वर रखा है उस तरफ होगी। समझ में आ रहा है? जिस तरफ ऑब्जर्वर खड़ा है उस तरफ होगी। तो अब आप सुनो ना, ये सिलेंडर का जो ऊपरी सरफेस है उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? तो वो किस तरफ खुला हुआ दिख रहा है? ऊपर, तो बाहर की तरफ, तो उधर होगी। निचले हिस्से को देखोगे तो निचले वाला हिस्सा का बाहर वाला साइड नीचे है, अंदर थोड़ी घुसना है हमको, तो नीचे है, तो उसकी दिशा क्या होगी? S2 नीचे की तरफ होगी। हमेशा याद रखना परपेंडिकुलरली या नॉर्मली आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर, ठीक है। तो इसकी दिशा ऊपर, इसकी दिशा नीचे, और ये जो और कौन सा सरफेस बचा? कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस तो आप चार गोल है पूरा, तो उसके परपेंडिकुलर आप किसी भी दिशा में ले सकते हो। तो इस दिशा में अपन लिए हैं, क्लियर है? तो तीन सरफेस की तीनों की अपन दिशाएं देख लिए हैं। अब बारी बारी से हम तीनों की चर्चा करेंगे, सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि अगर मेरे को पूरे ये जो मैं क्लोज्ड सरफेस बनाया हूँ, सिलेंड्रिकल शेप वाला जो क्लोज सरफेस, जो गॉसियन सरफेस बनाया हूँ, उससे गुजरने वाला अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना हो, क्या देखना हो? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझेंगे। मान लो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, तो ये आपको मिलेगा सर, पूरा इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको डी फाई ई, यानी कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये पूरा काम हुआ है पूरे सरफेस के अलाउंग। अब ये सरफेस पूरे सिलेंडर के पूरे सरफेस को मैंने एस कहा है, जो कि तीन टुकड़ों में बटा हुआ है। ये यहाँ पे एस लिख रहा हूँ ना, ये एस का मतलब सिलेंडर का पूरा सरफेस, ये दोनों वो दोनों सब मिला करके, मतलब ये दोनों और ये कर्व सरफेस मिला करके पूरा सरफेस, ये एस तीन टुकड़ों में बटेगा। अभी कौन कौन से तीन टुकड़ों में बटेगा अगले लाइन में मैं इसको लिखता हूँ ना, ये ज़्यादा लंबा हो गया, इसको छोटा करता हूँ। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। पहला टुकड़ा होगा S1, ठीक है, S1 होगा, यहाँ लिखेंगे E डॉट TS1 लिख देता हूँ मैं, 1 जो कि ऊपर वाला सरफेस आपको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? फिर क्या करूँगा मैं? E डॉट TS2, ये S2, क्लियर है? फिर क्या लिखूंगा मैं? S3 E डॉट TS3। सुनो, हर पुस्तकों में अलग अलग तरीके से बनाया होता है। मैं अभी जो बनाया हूँ ना, वो ऐसे लरोरा के तरीके से बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। आप भी बनाएंगे, आपको बहुत इजी लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताना, बहुत इजी है। आपके भी जैसे बुक में दिया आप वैसा बना सकते हैं, मैं बता दूंगा क्या चेंजेस है, सब चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल समझ में आएगा कि नहीं बता दो। आइए बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं, चलिए सबको। ये वाला इंटीग्रेशन है लॉन्ग S1 लिया गया है, मतलब सरफेस S1 पे लिया गया है, सरफेस S1 पर। EDS फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ये E, ये DS1 और कॉस थीटा, कॉस 90, बिकॉज आप गौर से देखो E इधर है, S1 ऊपर है, तो 90 डिग्री, तो 90। समझ में आया कि नहीं? बढ़े आगे। H2 को देखो सर, H2 को देखो सर, बहुत सरल है, घबराने का नहीं है। EDS2 कॉस 90 यहाँ भी होगा सर, बिकॉज E की डायरेक्शन इधर है, H2 नीचे है, तो 90 दिख रहा है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। और ये S3 और ये EDS3 cos 0 होगा, यहाँ पे क्या 0 होगा? S3 और E सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो 0 डिग्री होगा। बहुत सरल कार्य है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू इतना यानी 0, पूरा खत्म हो जाएगा, ये खेल खत्म हो गया। प्लस इधर देखो, ये भी निपट गया, cos 90 ये भी निपट गया। फिर ये cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S3 और ये EDS3। समझ में आया कि नहीं है? जिसमें से तुम्हें हमारा राइट हैंड साइड फाई ई था, अब बच गया केवल S3 EDS3, E बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा DS3। समझ में आया? व्हाट इज DS3? DS3 मतलब ये है, समझ जाओ, DS3 मतलब समझ जाओ कि इस ये जो S3 पर हमने छोटा सा टुकड़ा लिया उसको DS3 समझो। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कि उस पूरे सरफेस को हमको कवर करना है, पूरा वैसे इकट्ठा करना है। तो जब पूरे को इकट्ठा कर लोगे तो ये बेलन, ये जो कौन सा सरफेस तैयार होगा बताओ? ये वाला तो खत्म हो गया, ऊपर वाला खत्म हो गया,
नीचे वाला भी खत्म हो गया और ये वाला घेरा बचा हुआ है, ठीक है। और ये वाला घेरा, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और वो कितना होता है आपको पता है? वो होता है 2πr_l। 2π, जहां l सिलेंडर की लंबाई है, और हमने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस के तौर पे जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है उसकी लंबाई स्मॉल l ली है, रेडियस उसकी r ली है। तो ये याद रखना 2πr_l क्या है, समझ में आया कि नहीं बताओ? 2πr_l आप लिखना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या लिखोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, है ना? कोई डाउट है क्या? है तो पूछ लीजिए। हाँ, अरे ये e इंटू 2πr_l आया है, ये आपने फाई कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इम्प्लाइज दैट फाई ई इक्वल आपने कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया बेटा? e इंटू 2πr_l, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। क्लियर है? अब समय आ गया गॉस थ्योरम लगाने का। मैं आपको बताया था ना ट्रिक, पहले आपने जो भी यहाँ पे चार्ज कंडक्ट जो भी आपने यहाँ पे लिया, जैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, चार्ज कंडक्टर जो भी लिया, पहले आप उसके करंट इंटेंस उसके करंट फ्लक्स निकालेंगे फाई। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने निकाली ना फाई, अब आपको गॉस थ्योरम से इक्वेट कर देना है, गॉस थ्योरम लगाना है। पिछले वाले में बोला, तो मैं लिखूंगा किंतु गॉस थ्योरम के अनुसार, बट बाय गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है बताओ? फाई ई कितना होता है सर? क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो होता है ना, इतना ही लगाया था वहां पे भी। तो एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 दो, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा सर? e इंटू 2πr_l क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। समझ में आ रहा है? अब e को अकेला करो, बाकी को पलटा दो। 2πr_l एप्सिलॉन जीरो, थोड़ा आगे पीछे करके अरेंज कर लो। 2π एप्सिलॉन जीरो अलग लिख देता हूँ मैं, rl अलग लिख देता हूँ, ऊपर q लिख देता हूँ। ये आंसर अभी आपका पूरे तरीके से आया नहीं, एक काम यहाँ पे और बचा हुआ है। अब वो सुनो क्या काम बचा है, ध्यान से सुनो। देखो सब ध्यान से सुनना कि ये जो तार आपने लिया है और उस तार पे जो आपने चार्ज लिया है वो चार्ज है क्यू। क्या है? क्यू चार्ज है, ठीक है। अब जो सिलेंड्रिकल सरफेस आपने कल्पना किया, जो सिलेंड्रिकल सरफेस आपने कल्पना किया, उसकी लंबाई कितनी है? एल। तो याद करो, स्मॉल एल है, तो याद करो मैंने आपको 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप सबको पता है वो बात, जिसमें से लीनियर चार्ज मतलब रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से व्यक्त करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को रो से व्यक्त करते हैं। आपको याद है? तो उसमें से मुझे बताओ कि यहाँ पे आप बोलोगे सर उन तीनों में से यहाँ कौन एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे मैंने जो चार्ज, जो हमारा जो कंडक्टर ऑब्जेक्ट है वो एक तार के रूप में है, एक लाइन के रूप में है, तो हम यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व का इस्तेमाल करेंगे, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो लेंथ कौन सी लेंगे? तो लेंथ जो आपने, जितने लेंथ का आपने यहाँ पे सिलेंडर लिया हुआ है उसकी लेंथ लेंगे। क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं कोई एक हिस्सा यहाँ भी वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, अब इतने में आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है ना? देखो अब सुनो कि किंतु किंतु रेखीय आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन लैम्डा से शो करते हैं, और ये बताता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। हम इस सिलेंडर को अगर कंसीडर करें तो उसकी लेंथ स्मॉल एल लिखेंगे। उसके हिसाब से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। नहीं होगा क्या? Q की वैल्यू वहाँ रख दीजिए सर, Q की वैल्यू वहाँ रख दो। तो मुझे बताओ Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो कितना मिलेगा मुझे बताइए? ये मिलेगा, E की वैल्यू मिलेगी लैम्डा एल, Q की वैल्यू रख दूंगा, और क्या होगा नीचे? 2π एप्सिलॉन जीरो RL। एल कट जाएगा, एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा?
lambda upon 2 pi epsilon 0. This is required formula for intensity of electric field due to infinitely long straight charged wire. ठीक है, तो हमारा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए आप लोग समझ लिया करो। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। कहीं पे डाउट है तो पूछो। अब सुनो मेरी बात थोड़ी ध्यान से। अनेक किताबों में इस तरीके से अगर नहीं भी बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके जो नवबोध प्रबोध की किताब है ना, उसमें टोटल फ्लक्स को जैसे हमने 3 भागों में बांटा, तीनों सरफेस के लिए अलग अलग बांटा, S1 S2 S3 के लिए अलग अलग लिखा। उसमें ऐसे बांट के न दिए करके उसमें क्या किया, शब्दों में लिख दिया, उसमें शब्दों में बयां किया। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा है। उसमें ये लिखा है कि जो S1 का जो डायरेक्शन है, सरफेस S1 का डायरेक्शन है और ई का डायरेक्शन है, ये जो परपेंडिकुलर होने के नाते इधर वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा और इधर वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसलिए बचेगा कौन, केवल S3 वाला। S1 और S2 वाला 0 हो जाएगा, इसलिए उसने डायरेक्ट इसमें S3 वाले को ही कैलकुलेट किया है और हमने दोनों को लिख करके उसको 0 करके बताया। बात समझ में आ रही है? तो जो बात वहाँ से शब्दों में लिखी है उसको हमने यहाँ दिखाया है। बात एक ही है, समझ में आ जाएगी बात, कोई चिंता की बात नहीं है। अब सुनो, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कंफ्यूजन मत लगे। ठीक है, ध्यान से समझना। आप इस सरफेस को देखो और ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखो। ठीक है, वो सरफेस ऐसा है, मतलब जैसे ये ऐसा है, सरफेस ऐसा है, डायरेक्शन ऊपर है लेकिन सरफेस वैसा है। तो और इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब ये सरफेस भी ऐसा है, ये ऐसा है और इंटेंसिटी भी उधर है। तो बुक में ऐसा लिखा है कि ये वाला सरफेस इंटेंसिटी के पैरेलल है। क्या है? इसलिए फ्लक्स 0 होगा। तो आप इस शब्द को, इस बात को सुन करके कंफ्यूज मत होना कि सर पैरेलल है, अभी तो आपने 90 डिग्री लिया है सर, 90 डिग्री आने तो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं बोलूंगा सरफेस बोल रहा हूँ, समझ जा, सरफेस तो ये के पैरेलल। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सरफेस की डायरेक्शन, सरफेस ऐसा है, सरफेस ये ऐसा है, ये देखो ये सरफेस ऐसा है, मगर उसकी डायरेक्शन की जब बात कर दूं तब वो पर किसी भी सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी सरफेस की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं बात करूं कि देखो सर इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो है, ई की डायरेक्शन वो है, और वो डायरेक्शन को अगर आप सरफेस की डायरेक्शन के हिसाब से तुलना करोगे तो 90 डिग्री बनेगा। यानी सरफेस की डायरेक्शन और इंटेंसिटी डायरेक्शन 90 डिग्री है। लेकिन आप सरफेस की डायरेक्शन शब्द न बोल करके केवल आप ये बोलोगे कि ये सरफेस इंटेंसिटी के पैरेलल है, फिर आप बोल सकते हो ये सरफेस इंटेंसिटी के पैरेलल है, ये सरफेस इंटेंसिटी के पैरेलल है इसलिए फ्लक्स 0 है। वो शब्द आपके बुक में दिया है, तो मैं सोचा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो। लेकिन अगर आप इसी शब्द को कैसे बोलते कि इस सरफेस की डायरेक्शन, तब आप अगर बोलते तो इंटेंसिटी की क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं, है ना। सरफेस अगर ऐसा है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, जैसे ये मैंने एक बुक लिया, ठीक है, बुक लिया और ये इंटेंसिटी उधर है। अब बताओ सरफेस का, सरफेस और इंटेंसिटी में क्या नाता है? ये इंटेंसिटी ऐसा है, सरफेस के पैरेलल है, लेकिन सरफेस का डायरेक्शन इंटेंसिटी के 90 डिग्री में है ना। तो इस बात को याद रखना, इसलिए शब्दों से कंफ्यूज ना होना। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लो। ये चार्ज डेंसिटी आपको लगाना है आपको, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये अपना स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हम किस में लिखेंगे इसको? वेक्टर फॉर्म में। कुछ नहीं है, जो आर की जो दिशा है, इसकी दिशा वही उसी दिशा में इंटेंसिटी है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और ये आर कैप क्या लगा देंगे? आर कैप, मतलब कि ये जो आर की जो दिशा है ना, ये देखिए, बस उसी में रहेगा। क्लियर है? हाँ, तो ये अगर हम ई की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर अगर एन कैप ले लें तो ये एन कैप हो जाएगा। ये वहां पे आपको एक लिखना पड़ेगा एक लाइन कि मान लो एन कैप ई की दिशा में एकांक सदिश है। क्लियर है? और कोई डाउट?
आर तो रेडियस है और एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो केवल आपको डायरेक्शन बताएगा कि, और डायरेक्शन अपन ई की डायरेक्शन में लिए हो गया, कंप्लीट हो गया। कहीं डाउट और कुछ होगा तो पूछ लो। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये स्केलर फॉर्म हो गया। ये एल केवल उस वायर को डिनोट करता है ना, तो क्योंकि उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ अनंत है, अनंत लंबाई की तार है, आवेशित तार जो है अनंत लंबाई की, याद रखना इसको।